नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2023 इसका नोटिफिकेशन है वो आ चुका है। टोटल पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर 60,244 पदों पर ये रिक्रूटमेंट आपकी आ चुकी है। इस वीडियो में मोटे-मोटे तौर पर ये जानने वाले हैं, इसमें एक तो आयु सीमा की प्रॉब्लम रहती है, वो कितनी क्या आयु सीमा है, और अदर स्टेट वाले जैसे कि उत्तर प्रदेश में ये रिक्रूटमेंट आई है तो राजस्थान वाले, बिहार वाले, एमपी वाले, विशेषकर हिंदी भाषी जो राज्य इंटरेस्ट रखते हैं, जो नज़दीकी राज्य हैं, वो क्या इस रिक्रूटमेंट के लिए एलिजिबल है, क्योंकि अच्छी खासी यहाँ पर वैकेंसीज़ है 60,244 और इसमें ऑफलाइन एग्ज़ाम होने वाला है, ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं होगा। और इस वीडियो में थोड़ा ये भी बता देंगे क्या सिलेबस रहने वाला है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, रनिंग वगैरह, फिजिकल के लिए क्या-क्या चाहिए, हाइट वगैरह, वो भी ब्रीफली बात करेंगे। तो एंड तक आपको बने रहना है। और इसकी एग्ज़ाम डेट को लेकर नोटिफ़िकेशन में अब तक डेट की यहाँ पर सूचना नहीं आई है। और इससे पहले एक अपडेट आया था 2 दिन पहले ही, एक बहुत बड़ी न्यूज़पेपर में पब्लिश हुई थी न्यूज़ कि 11 फरवरी को आपकी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है। क्या वाक़ई में 11 फरवरी को एग्ज़ाम हो सकता है? उस पर भी थोड़ा बात करेंगे। तो एंड तक आपको बने रहना है। बात करें इस नोटिफ़िकेशन की तो अभी यहाँ पर ये 23 दिसंबर 2023 को आज ही जारी किया गया है। और ये ऑफ़िशियल वेबसाइट यानी ऑफ़िशियल नोटिस है जो uppbpb.gov.in पर, यहाँ पर ही आपका फॉर्म वगैरह भरा जाएगा। और पुलिस में आरक्षित नागरिक पुलिस यानी कांस्टेबल के लिए 2023 के टाइटल से ये रिक्रूटमेंट निकल के आई है। इसमें ग्रेड पे रहता है 2000 का। और यहाँ पर टोटल पद जो आप देख सकते हो वो हैं 60,244। अनारक्षित विशेषकर जो अनरिजर्व कैटेगरी के हैं, अनारक्षित वो ध्यान रखिएगा 24,102 है। और बाकी जो आरक्षित है, अब यहाँ पर अनारक्षित है 24,102 और आरक्षित काफ़ी ज़्यादा, ईडब्ल्यूएस है 6,000, ओबीसी है वो 16,264 है, एससी है 12,650 और एसटी है, एसटी यूपी में सबसे कम है तो यहाँ पर 1,204 वैकेंसीज एसटी की, 2% के आसपास एसटी को आरक्षण है। तो यहाँ अभी आप देखेंगे अनरिजर्व की तो वो 24,102 है, यानी सभी कैटेगरी इसके लिए एलिजिबल हैं। विशेषकर जो अदर स्टेट वाले हैं उनके लिए यदि कोई पोस्ट है तो वो अनरिजर्व की पोस्ट ही है, 24,102 पोस्ट है ये अदर स्टेट वालों के लिए। विशेषकर आगे और भी मैं पॉइंट बता दूंगा अदर स्टेट वाले भर सकते हैं या फिर नहीं, लेकिन फिलहाल आप देखिएगा अदर स्टेट वाले जो अनारक्षित पोस्ट है उनके लिए एलिजिबल होंगे, 24,102 पोस्ट है। और यहाँ पर नेक्स्ट अपन देखेंगे तो फॉर्म कब से इसके स्टार्ट होने वाले हैं, तो फॉर्म ऑनलाइन आवेदन होंगे 27 दिसंबर 2023 से। 23 दिसंबर को नोटिफिकेशन आया, 27 दिसंबर से इसके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। लास्ट डेट है यहाँ पर 18 तो फ़ी की है। ऑनलाइन आवेदन जमा कराने की अंतिम तिथि है 16 जनवरी से पहले पहले आपको आवेदन करना होगा, तो बहुत कम समय है। जैसे ही नोटिफिकेशन 27 को स्टार्ट हो 30 तारीख तक आपको आवेदन कर लेना है। और कितने फॉर्म फ़ी लगेगी, 12th पास तो इसकी योग्यता है, वो योग्यता की बात करें तो 12th पास है, आगे बता दूंगा। वैसे फॉर्म फ़ी है इस भर्ती प्रक्रिया के लिए, आवेदन शुल्क यहाँ पर फिक्स है 400 रुपये है, तो 400 रुपये है वो आवेदन आपका शुल्क लगने वाली है, कोई भी हो कैटेगरी। और योग्यताओं की बात करें तो यहाँ पर ऐसा कोई राज्य विशेष का नहीं है, योग्यता में ऐसा हो जाए ना कि केवल यूपी का निवासी होना चाहिए, ऐसा प्रावधान नहीं है। भारत का नागरिक हो, इवन तिब्बती शरणार्थी हो जो भारत में स्थायी निवासी, वो भी एलिजिबल है। मतलब ओवरऑल इंडिया के जितने भी स्टेट वाले कैंडिडेट हैं वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए आप एलिजिबल हो पाएंगे। यानी बात करें आयु सीमा में छूट वगैरह है वो आपको नहीं मिलेगी। तो ये सभी हैं आपकी। शैक्षणिक अर्हता की बात करें तो 12th पास इसमें चाहिए। अब 10th है तो 12th होगी, तभी 10th होगी, तो 10th 12th दोनों, यानी 12th पास यहाँ पर योग्यता आपकी होनी चाहिए। आप कहेंगे एक पॉइंट में नीचे अधिमानी अर्हताएं लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब, क्या ये भी योग्यताएं आपकी होनी चाहिए? बिल्कुल ये नहीं, जरूरी नहीं है। ये कब जरूरी है, जब दो कैंडिडेट के समान अंक आ जाए, समान अंक आ जाए तो उसमें ये वाली प्रेफरेंस अधिमानी अर्हताएं देखी जाती हैं कि किन के पास इनमें से कोई एक अर्हता है। जैसे 20 एनसीसी 20 सर्टिफिकेट है तो उनको वरीयता दे देंगे, किसी के पास इससे ज़्यादा है तो उसको दे देंगे वरीयता। तो ये तब काम आएगी जब दो कैंडिडेट की समान स्कोर हो जाए। आगे इसके बारे में दिया हुआ है, इस नोटिफिकेशन मैंने देखा है। तो समान स्कोर के केस में अधिमानी योग्यताएं चाहिए, बाकी ऐसा जरूरी नहीं कि ये योग्यता हो, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है ऐसी योग्यताएं, ये तो केवल समान स्कोर के केस में है। आयु की बात करें, काफ़ी कैंडिडेट कन्फ्यूज में है, तो आयु विशेषकर पुरुष अभ्यर्थी है, इनकी आयु 18 वर्ष की आयु और अधिकतम 22 वर्ष की आयु, ये है अनरिजर्व के लिए। बाकी अदर कैटेगरी के लिए एससी एसटी ओबीसी के लिए 5 वर्ष की छूट है आयु में। अनरिजर्व यानी अदर स्टेट वाले कैंडिडेट जितने भी हैं या फिर अनरिजर्व जो यूपी वाले हैं वो भी 18 से 22 वर्ष की आयु है, तभी आप यहाँ पर पुरुष कैंडिडेट इसका फॉर्म डाल सकते हैं। पुरुष अभ्यर्थी 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 22 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो तो यानी 1 जुलाई 2023 से आपकी आयु है वो काउंट की जाएगी।
तो आप कहेंगी मेरी डेट ऑफ बर्थ क्या होनी चाहिए ताकि एलिजिबल हो जाऊं? तो अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 2001 से पहले का नहीं होना चाहिए और 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। यानी आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई के बाद के महीनों की हो तो चलेगी, 1 जुलाई भी नहीं चलेगी। तो 2 जुलाई 2001 से लेकर 1 जुलाई 2005 के मध्य आपकी डीओबी है, यानी विशेषकर अनरिजर्व वाले के लिए वो एलिजिबल हैं। और बाकी इसमें 5 वर्ष ऐड करेंगे तो एससी, एसटी, ओबीसी वाले भी एलिजिबल हैं, वो बता दूंगा आगे नीचे हैं। महिला अभ्यर्थी की बात करें तो 18 वर्ष की न्यूनतम आयु है, 25 वर्ष की अधिकतम आयु है। यानी महिला अभ्यर्थी 2 जुलाई 1998 से लेकर 1 जुलाई 2005 तक की एलिजिबल है महिला अभ्यर्थी, ध्यान रखिएगा। परंतु अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति हैं, ये केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासी जितने भी ये आपके आरक्षित श्रेणी हैं उनके लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट है, वो नीचे दिए गए प्रावधान के अनुसार मिलेगी। तो वो आप आरक्षण देखेंगे अधिकतम आयु सीमा में एससी के लिए 5 वर्ष की छूट है और यहाँ पर अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए भी 5 वर्ष हैं, ओबीसी के लिए भी 5 वर्ष हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए आयु सीमा में कोई छूट नहीं है। अब एग्ज़ाम का सिलेबस देखिए क्या क्या एग्ज़ाम में आने वाला है। उससे पहले सिलेबस से पहले आपको अभी बहुत कम समय रहेगा एग्ज़ाम्स के लिए। जनवरी फरवरी में एग्ज़ाम होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। सॉरी, जनवरी नहीं, फरवरी के बाद, फरवरी में एग्ज़ाम होने की संभावना बन रही है यूपी पुलिस कांस्टेबल की। तो समय कम है, ज़्यादा से ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस आएगा तभी सिलेक्शन हो पाएगा। कॉन्फिडेंस के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देने हैं और मॉक टेस्ट के लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म है टेस्ट बुक, जहाँ पर अब यूपी की आई, नेक्स्ट आपकी आरपीएफ रेलवे की एग्ज़ाम आएगी और एसएससी जीडी की तो ये चल ही रही है। तो सभी एग्ज़ाम्स के लिए जो भी एग्ज़ाम आए एक बार पास ले लिया यदि आपने टेस्ट बुक पर, सभी एग्जाम्स विशेषकर यूपी पुलिस के भी यहाँ पर अपडेटेड मॉक टेस्ट है, चाहे उसमें ऑनलाइन एग्जाम हो, ऑफलाइन एग्जाम हो, सब कुछ आपको मिल जाएगा पास प्रो में। पास प्रो का मतलब प्रीवियस ईयर के जो भी पेपर हुए हैं वो आप प्रैक्टिस कर पाएंगे, एग्जाम की तरफ प्रैक्टिस कर पाएंगे। यहाँ पर पास प्रो में टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करना न्यू कैंडिडेट विशेषकर आज इस डील का फायदा उठाएगा 24 दिसंबर से पहले पहले, इसके बाद इसकी प्राइस बढ़ने वाली है। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल वाला विशेषकर सभी पुलिस के यहाँ पर पेपर है जिसमें यूपी पुलिस कांस्टेबल के आपको पास प्रो में प्रीवियस ईयर के सारे पेपर मिल जाएंगे। न्यू कैंडिडेट इसका बेनिफिट उठा सकते हैं जो मॉक टेस्ट सीरीज से नहीं जुड़े हैं, क्योंकि एक बार आपने यहाँ पर पास ले लिया तो आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए आपका ये 1 वर्ष की वैलिडिटी में पास आप एलिजिबल रहेंगे। कोई भी एग्जाम आए आप वहाँ पर मॉक टेस्ट दे पाएंगे। और मॉक टेस्ट पर कहाँ कहाँ गलतियाँ हो रही हैं, आप डेली अब क्या करना, आपको कम से कम 2 मॉक देना, समय कम है, यानी 2 दिन में 1 मॉक टेस्ट देना है। कहने का मतलब 2 दिन में 1 मॉक टेस्ट, वीकली आपको 2 से 3 मॉक टेस्ट देने की कोशिश करनी है ताकि आपको पता चले कौन सा सब्जेक्ट वीक है। समय रहते उसको आप सुधार कर सकें, बूस्ट कर सकें। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर सकते हो। देखते हैं सिलेबस। तो आयु सीमा में जनरल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर छूट नहीं दी गई है। पहले 2 साल की बात हो रही थी तो उस पर अब विराम लग चुका है, नोटिफिकेशन में कोई भी छूट नहीं है। अब परीक्षा की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे 300 अंकों का आपका एग्जाम होगा। अब आप कहेंगे ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन, बिल्कुल ऑफलाइन लिखित परीक्षा होगी। OMR बेस्ट आपका पेपर होने वाला है। 150 क्वेश्चंस रहेंगे, यानी एक सवाल 2 अंक का है, 300 नंबर का पेपर है। नेगेटिव मार्किंग 0.5 अंक हैं, यानी आप कहेंगे 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। और इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे, तो सामान्य ज्ञान होगा, जीके, सामान्य हिंदी होगी, थर्ड यहाँ पर आपकी मैथ्स होगी और रीजनिंग होगी। मैथ्स रीजनिंग के अलावा आपको अब यहाँ पर आप देखेंगे ना मानसिक योग्यता या फिर मानसिक अभिरुचि है, तो मानसिक अभिरुचि में कुछ इस टाइप के टॉपिक देखने को मिलेंगे, यानी जनहित पब्लिक इंटरेस्ट पर है, कानून और शांति व्यवस्था है, अपराध नियंत्रण कैसे करेंगे, इस टाइप साइकोलॉजिकल सवाल आएंगे, विधि का शासन है, अनुकूलन की क्षमता है, व्यावसायिक सूचना है, पुलिस प्रणाली है, समकालीन पुलिस मुद्दे एवं कानून व्यवस्था है। जो 4 टॉपिक आपके पार्ट थे उनमें आपको थोड़ा विस्तृत में बता देता हूँ। जैसे आप देखेंगे सामान्य ज्ञान, अब सामान्य ज्ञान में कौन कौन से आएंगे, तो सामान्य विज्ञान आएगी, यानी साइंस के सवाल यहाँ पर इंक्लूड है सामान्य ज्ञान में। भारत का इतिहास, पूरी हिस्ट्री आ गई, पूरा आपके पॉलिटी आ गया, पूरी इकोनॉमी आएगी। और सांस्कृतिक, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण, भारत का भूगोल आ गया, विश्व भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, ये तो इंडिया का एक तरीके से पूरा जीके आ गया। फिर उत्तर प्रदेश की शिक्षा संस्कृति भी यहाँ पर शामिल है। सामाजिक प्रथाओं के संबंध में यूपी की विशिष्ट जानकारी, उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, मानवाधिकार, आंतरिक सुरक्षा एवं आतंकवाद, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक विषय, यानी करंट अफेयर्स भी यहाँ पर जीके में इंक्लूड है। भारत के पड़ोसी देश इंक्लूड, यानी पूरा इंडिया लेवल का जीके जो आता है एसएससी वगैरह एग्जाम्स में वो सभी इंक्लूड है इसमें। अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, विमुद्रीकरण और उसका प्रभाव, साइबर क्राइम, यहाँ पर साइबर क्राइम इंक्लूड है, जीएसटी इंक्लूड है, पुरस्कार, सम्मान, देश, राजधानी, मुद्राएं, महत्वपूर्ण दिवस, यानी पूरा जीके सम्मिलित है, साइंस सम्मिलित है
और इसमें उत्तर प्रदेश के सवाल भी है, तो ध्यान रखना। अब अदर स्टेट वाले यहाँ पर यूपी के शिक्षा, संस्कृति, सामाजिक प्रथाओं के संबंध में आपको उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस और सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था इन सभी पॉइंट पर यूपी जीके का भी सवाल आएगा। यूपी में ये सभी पॉइंट पर जीके के सवाल आने वाले। बाकी ओवरऑल इंडिया लेवल का और वर्ल्ड लेवल का जीके आपको देखने को मिलेगा। इसमें 150 क्वेश्चंस में से यहाँ पर सामान्य हिंदी की बात करें तो हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला, तद्भव, तत्सम, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थक, वाक्यांश के स्थान पर एक शब्द, समरूपी भिन्नार्थक शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, यानी पूरी हिंदी व्याकरण इसमें सम्मिलित है। इसमें छंद, अलंकार ये भी सम्मिलित है। अपठित बोध, प्रसिद्ध कवि, लेखक, उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, ये वाला टॉपिक, टोटल इसमें 4 टॉपिक दे रखा है। हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाएं, फिर हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान है। थर्ड आपका अपठित बोध यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा गद्यांश का। नेक्स्ट यहाँ पर प्रसिद्ध कवि हैं, उनकी रचनाओं का भी अलग से दे रखा है, तो यहाँ से भी अच्छे खासे सवाल आएंगे। हिंदी भाषा में पुरस्कार और विविध मिसलेनियस की भी, यानी पूरी हिंदी दे दी विविध को देकर इन्होंने। संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता यानी न्यूमेरिकल पूरी मैथ्स आ चुकी है। ये आपके अर्थमेटिक इसमें पूरी है। संख्या पत्ती है, सरलीकरण है, दशमलव भिन्न है, एलसीएम एचसीएफ है, अनुपात समानुपात, लाभ हानि, प्रतिशतता, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि, समय कार्य, मजदूरी, औसत समय दूरी, सारणी और ग्राफ का प्रयोग, मेंसुरेशन भी है। यहाँ पर ध्यान रखना मेंसुरेशन भी इन्होंने दे दी है। अंगणितीय, संगणना, विश्लेषणात्मक कार्य, मिसलेनियस यानी पूरी एक तरीके से अर्थमेटिक इंक्लूड है और मेंसुरेशन भी। मानसिक योग्यता की बात करें तो आपका ये रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी में तार्किक आरेख, संकेत संबंध, विश्लेषण, व्यवहारिक ज्ञान परीक्षण, दिशा ज्ञान, रीजनिंग इसमें फुल दे रखी है। जो भी रीजनिंग पूछे आप, बुद्धि लब्धि में आपको कुछ रीजनिंग के टॉपिक मिल जाएंगे, ठीक है, कुछ आपको रीजनिंग एबिलिटी में मिल जाएंगे। पूरी रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग आपके यहाँ पर दे रखी है। तो ये आप देखेंगे पूरा सिलेबस है जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का रहने वाला है। और ये जो टोटल आपका एग्ज़ाम होगा उसी पर आधारित मेरिट बनेगी और लिखित आपका एग्ज़ाम होने वाला है। ओएमआर बेस्ड एग्ज़ाम होगा और एकल पारी में अथवा एक से अधिक पारी में होता है उस केस में आपका नॉमिनेशन होगा। इनकी कोशिशें एक पारी में भी एग्ज़ाम हो जाए, ये भी इन्होंने सोच रखा है। और ओएमआर आपको दी जाएगी जिसमें कार्बन कॉपी भी रहेगी। टोटल 2 कार्बन कॉपी रहेगी, जिसमें एक एजेंसी के पास रहेगी जो एग्ज़ाम करा रही है, एक बोर्ड के पास रहेगी, तृतीय प्रति अभ्यर्थी को दी जाएगी। 3 प्रति यहाँ पर मिलने वाली हैं। और आप देखेंगे तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। ये तो पहले तो आपका लिखित परीक्षा में सफल पाए गए अभ्यर्थियों से अभिलेखों की समीक्षा और शारीरिक मानक परीक्षण में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। बिल्कुल जैसे ही आपका एग्जाम होगा उसमें कुछ गुना अभ्यर्थी लेंगे। अभी इन्होंने ये नहीं बताया कितने गुना लेंगे। उनका डीवी होगा और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, डीवी और पीएसटी होगा। और आप कहेंगे फिजिकल वगैरह में क्या चाहिए, तो यहाँ पर पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम हाइट है, अन्य पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जाति के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो यहाँ पर जनरल कैंडिडेट, ओबीसी कैंडिडेट और एससी कैंडिडेट, इनके लिए 168 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। किसकी? पुरुष अभ्यर्थियों की, महिलाओं की नहीं। अब आप कहेंगे हाइट तो 168 है, लेकिन एसटी की कितनी है? एसटी की 160 है। चेस्ट कितनी है? तो 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए, फुलाने के साथ 84 सेंटीमीटर है। और बात करूं ये सभी एसटी के लिए क्या है, एसटी के लिए अलग है, 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए हैं, 82 फुलाने के साथ में है। तो न्यूनतम 5 सेंटीमीटर फूलना भी चाहिए। महिला अभ्यर्थी की कितनी हाइट है? पुरुष की तो 168 है, महिला की 152 है। महिला में यदि कोई एसटी की है तो उस केस में 147 है, बाकी 152 है। और महिलाओं का 40 किलोग्राम वजन भी होना चाहिए, अदरवाइज है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। अब आप कहेंगे इसमें एफिशिएंसी क्या है, रनिंग वगैरह भी चाहिए? बिल्कुल चाहिए। रनिंग यहाँ पर आप देखेंगे जैसे ही डीवी हो जाएगा, डीवी के बाद आपका फिजिकल होगा, शारीरिक मानक परीक्षण होगा, यानी हाइट वगैरह देखी जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपका एफिशिएंसी टेस्ट होगा जिसमें शारीरिक दक्षता परीक्षा में ये क्वालिफाइंग नेचर है, इसके मार्क्स वगैरह नहीं जोड़े जाएंगे, ध्यान रखना। पुरुष अभ्यर्थी के लिए यहाँ पर 4.8 किलोमीटर की रनिंग है जो 25 मिनट में कंप्लीट करनी है। कितनी? 4.8 किलोमीटर 25 मिनट में। और महिला अभ्यर्थी के लिए 2.4 किलोमीटर है, वो 14 मिनट में करनी है। तो पुरुष 25, महिला 14 मिनट, वो अलग दौड़ है। पुरुष में 4.8 है, महिला किसकी आधी है और 14 मिनट में कंप्लीट करनी है। और ये क्वालिफाइंग नहीं करते तो आप बाहर हो जाएंगे। और आपका अंतिम चयन है तो यहाँ पर शारीरिक दक्षता परीक्षा आपकी हो जाएगी। उसके बाद बोर्ड लिखित परीक्षा में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों के अनुसार ही मेरिट यहाँ पर तय करेगी। और कोई प्रतीक्षा सूची तैयार नहीं की जाएगी, वेटिंग लिस्ट इसके बाद नहीं आएगी। मैं बोल रहा था उसमें एक और अधिमानी अर्हता चाहिए थी, वो केवल 2 अभ्यर्थियों के समान अंक के केस में यहाँ पर इन्होंने स्पष्ट कर दिया है।
और बाकी आरक्षण है लंबवत और क्षैतिज आरक्षण केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थियों को ही दिया जाएगा। महिला है तो उत्तर प्रदेश की महिला मूल निवासी होनी चाहिए, पुरुष है तो पुरुष, तभी उनको आरक्षण मिलेगा एससी एसटी ओबीसी का लाभ। अदरवाइज वो जनरल में ही काउंट की जाएंगी। और इसमें अभी इन कैटेगरी वाइज आप देख सकते हो। और नेक्स्ट यहाँ पर महिलाओं की बात करें, उनको वर्टिकल आरक्षण तो नहीं है महिलाओं को, लेकिन हॉरिजेंटल आरक्षण है। जैसे एक्स सर्विसमैन को रहता है ना, उसी प्रकार हॉरिजेंटल आरक्षण मिल जाएगा उसको आरक्षण। वो है 20% महिलाओं के लिए हॉरिजेंटल रिजर्वेशन। जो उत्तर प्रदेश की महिला अभ्यर्थी हैं उनको अपने पिता के पक्ष का जाति प्रमाण पत्र है वो ही लाना पड़ेगा। और नीचे एक पॉइंट मैं आपको बताता हूँ वर्टिकल आरक्षण का, जो एससी एसटी ओबीसी को मिलता है वर्टिकल आरक्षण। यदि लंबवत आरक्षण श्रेणी से संबंधित कोई व्यक्ति योग्यता के आधार पर खुली प्रतियोगिता में सामान्य अभ्यर्थियों के साथ चयनित होता है, यानी उसके मार्क्स ज़्यादा है, यूआर की कट ऑफ उन्होंने क्रॉस की है, उस केस में उसे आरक्षित रिक्तियों के विरुद्ध, यानी जो ओबीसी का है तो ओबीसी की रिक्तियों के प्रति समायोजित नहीं किया जाएगा, तो उनको ओबीसी की पोस्ट नहीं मिलेगी, उनको मिल जाएगी यूआर की पोस्ट। भले ही उन्होंने ओबीसी से कोई आयु सीमा का फ़ायदा उठाया हो, और उन्होंने काफ़ी जगह ऐसा होता है यदि किसी ने फ़ायदा उठा लिया है आयु सीमा का और वो ओबीसी कैटेगरी से था, तो क्या होता है उनके मार्क्स हैं वो यूआर से ज़्यादा है। जैसे यूआर की कट ऑफ 100 गई है, उसके मार्क्स 102 हैं और उन्होंने आयु सीमा का फ़ायदा उठा लिया है, ठीक है, उसमें आपको क्या होगा, वो ओबीसी से ही काउंट किया जाएगा। अब इस प्रकार ऐसा हो जाता है काफ़ी बार, ओबीसी कट ऑफ यूआर से ज़्यादा चली जाती है। कारण क्या है, वहाँ पर आयु सीमा में फ़ायदा उठाने वाले बहुत ज़्यादा कैंडिडेट थे। लेकिन उत्तर प्रदेश में यहाँ पर वर्टिकल आरक्षण में उनको यूआर से ही काउंट करेगा। भले ही उन्होंने आयु सीमा में फ़ायदा उठा लिया है, उनमें कैटेगरी की पोस्ट है वो आरक्षित नहीं कर दी जाएगी, उस पोस्ट को नहीं भरा जाएगा, उनको यूआर में समायोजित कर लेंगे चाहे उन्होंने आयु सीमा में फ़ायदा उठा लिया हो। तो इसमें अदर स्टेट के लिए ये एक नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि अब आरक्षण का फ़ायदा उठाएंगे यूपी वाले, क्योंकि अदर स्टेट वालों हैं उनको तो आरक्षण का फ़ायदा मिलता नहीं है। तो उत्तर प्रदेश का जो अभ्यर्थी हैं उनके, जैसे ओबीसी का है, उनके अच्छे खासे मार्क्स आए ना, तो वो यूआर में क्वालिफाइंग डायरेक्टली कर जाएंगे। और आप बाहरी स्टेट को, आपके लिए तो यूआर है ही है, लेकिन उनके अच्छे मार्क्स है तो वो आपसे पहले आ जाएंगे। यदि ऐसा होता है कि यदि उन्होंने आयु सीमा वगैरह में छूट ली है और वो उसी कैटेगरी में काउंट होते, तो काफ़ी जनरल की पोस्टें हैं वो ओपन रहती, ज़्यादा रहती बाहरी कैंडिडेट के लिए। तो यहाँ पर ये एक नियम आपको ध्यान देना है। और आप एक से अधिक श्रेणी में आरक्षण का दावा नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, तो मेजर पॉइंट आपके क्लियर हो चुके हैं। योग्यता क्या है, आयु सीमा क्या है, अदर स्टेट वाले भर सकते हैं या फिर किस प्रकार उनके लिए रहेगा प्रावधान, कितनी वैकेंसीज है, क्या सिलेबस है, यही मेजर पॉइंट रहते हैं जो कवर हो चुके हैं। और यहाँ पर आपको आवेदन के लिए uppbpb.gov.in वेबसाइट पर जाना है और 27 दिसंबर से आपके आवेदन स्टार्ट होंगे। तो उससे पहले मत जाना। 27 दिसंबर पर ऑल नोटिफिकेशन का जो एडवर्टीजमेंट वाला कॉलम है वहाँ पर सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन के बाद आपका पेमेंट होगा, फिर नेक्स्ट फॉर्म आपका भरा जाएगा। और कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है तो यहाँ पर इन्होंने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं, अंतिम तिथि तक क्रियाशील रहेगा। वैसे आपको 16 जनवरी से पहले पहले आवेदन कर देना है। और विकल्प एक ऑनलाइन शुल्क का भुगतान है। केवल आवेदन आप करते हो तो वहाँ पर एक सबमिट का ऑप्शन रहता है। यदि आप सबमिट नहीं करते हो तो अंतिम तिथि को आवेदन पत्र स्वतः ही ऑटोमेटिकली वो आपका सबमिट हो जाएगा। क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट सबमिट नहीं करते हैं, कुछ संशोधन करना चाहते हैं, बीच में भूल जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट में ऑटोमेटिकली वो आपका सबमिट हो जाएगा। और यदि आपने गलती कर दी है, आपको लगता है सबमिट कर दिया और गलती भी कर दी, तो एक तो इसमें है अभ्यर्थी आवश्यकता होने पर शुल्क जमा करने के उपरांत आवेदन की अंतिम तिथि के पूर्व अपना विवरण केवल एक बार संशोधित कर सकता है, परंतु वो अपने मोबाइल नंबर, ईमेल और आधार नंबर में कोई संशोधन नहीं कर सकता है। आप एक से अधिक आवेदन करते हो उस केस में आपने जो अंतिम आवेदन किया है ना वो मान्य हो जाएगा। तो पहले आवेदन में गलती कर दी, सबमिट कर दिया, उसके बाद सेकंड आवेदन कर दो और फी लग जाएगी 400 रुपये और अंतिम आपका मान्य होगा। और फोटोग्राफ और हस्ताक्षर वही आपका फॉर्मेट दे दिया है, 20 से 50 KB है, हस्ताक्षर 5 से 20 KB के मध्य, और चेहरा आपका बिल्कुल 6 महीने के भीतर का फोटोग्राफ होना चाहिए। वही थोड़ा नॉर्मल जो निर्देश रहते हैं हर एग्ज़ाम में वही दे रखे हैं और कोई ज़्यादा मेजर चेंजेज नहीं है। अब बात करते हैं आपका एग्ज़ाम कब होगा। एक दिन पहले ही आपके आया था कि 60,000 सिपाहियों की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 11 फरवरी को। उसमें दे रखा कि 60,244 पदों पर रिक्रूटमेंट आएगी, बिल्कुल आ चुकी है 60,244 में, एक दिन पहले की बात है। और लिखित परीक्षा इसमें उन्होंने दे रखा था 11 फरवरी को होगी। इसमें करीब 25 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे, ये भी इन्होंने अनुमान लगा दिया कि 25 लाख के आसपास आवेदन आ सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग इन्होंने तैयारियां कर दी है पहले से ही, इस टाइप से बताया है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने इस बाबत सभी जिलों को डीएम को तैयारी करने के लिए सूचित कर दिया है।
तो आवेदन तो आ चुका है, अब लिखित परीक्षा एग्ज़ैक्टली 1 दिन पहले ही अपडेट आया है, तो ये इंटरनल चीज़ है वो दी गई है न्यूज़ वालों को, एजेंसीज़ को। 11 फरवरी को एग्ज़ाम होगा, लेकिन मैं बात करूँ, एक बड़ी अड़चन यहाँ पर निकल के आ रही है कि 11 फरवरी 2024 को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से आरओ एआरओ के एग्ज़ाम भी होने वाला है, और जो आरओ एआरओ का एग्ज़ाम है उसमें 10 लाख अभ्यर्थी आवेदन किया है। आरओ एआरओ की योग्यता है ग्रेजुएशन, और यहाँ पर यूपी पुलिस की योग्यता है 12th पास। जो आरओ एआरओ के लिए एलिजिबल हैं वो यूपी पुलिस में भी अप्लाई करेंगे, क्योंकि ग्रेजुएशन वाले 12th वाले में तो अप्लाई करेंगे ही करेंगे। तो एक दिन में एग्ज़ाम होने से यहाँ पर अड़चन आ रही है कि वो सेम कैंडिडेट है वो 2 एग्ज़ाम कैसे दें। इस टाइप से यहाँ पर 11 फरवरी में बदलाव हो सकता है, लेकिन ये मत एक्सपेक्ट करना कि एग्ज़ाम डेट बहुत आगे पीछे हो जाएगी। फरवरी में एग्ज़ाम होने की संभावना यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिख रही है। तो निश्चित हो जाना है, आपके पास वक्त बहुत कम है, रेगुलर आपको प्रैक्टिस करते जाना है, मॉक टेस्ट लगाते हुए आपको तैयारी करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करनी है, कहाँ पर गलतियाँ हो रही हैं, कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है, और प्रैक्टिस करेंगे तभी आपके मैथ्स रीजनिंग जैसे सब्जेक्ट हैं वो ईजिली कवर होंगे। अभी समय कम है तो आपको क्या करें, प्रीवियस ईयर पर थोड़ा फोकस करो। इंडिया जीके के प्रीवियस ईयर के ज़्यादा से ज़्यादा सवाल देखो, और कौन-कौन से सवाल है जो एसएससी वगैरह, रेलवे वगैरह में बार-बार पूछे गए हैं, उन्हीं सवालों को आप देखेंगे तभी आपका इतना बड़ा सिलेबस है वो प्रीवियस ईयर से ही कंप्लीट हो पाएगा, प्रैक्टिस से, मॉक टेस्ट से। यही आपके पास अभी हथियार है, समय कम है। बाकी आप एसएससी, जीडी जैसे एग्ज़ाम की पहले से तैयारी कर रहे हो तो उसमें जीके वगैरह का पोर्शन कवर हो रहा है, और इवन हिंदी का पोर्शन भी कवर हो रहा है, और मैथ्स रीजनिंग का पोर्शन भी कवर हो रहा है। तो ऐसे जीडी की पहले से तैयारी कर रहे हो तो इसमें फॉर्म डाल दो, किसी भी स्टेट से हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, एग्ज़ाम दे देना है। क्योंकि अभी आने वाले समय में वैकेंसी 2024 में आएगी, उसके बाद थोड़ा ढीला पड़ जाएगा सिस्टम, आपकी चुनाव हो जाएगा, फिर आपकी सेंट्रल रिक्रूटमेंट में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। तो आपको लग जाना फॉर्म, जैसे ही आ जाए 27 के बाद तुरंत आपको डाल देना है, इंतज़ार नहीं करना लास्ट डेट का। अदर स्टेट वालों को इतना ही है कि आपके लिए 60,244 नहीं, अदर स्टेट के लिए 24,102 वैकेंसीज़ रहने वाली हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट होगी वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो ज़रूर ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम को। न्यू कैंडिडेट है, मॉक टेस्ट सीरीज़ के लिए आज ही टेक्स्ट बुक से जुड़ जाना है। बेहतरीन डील चल रही है, टीडीजे के कूपन कोड यूज़ करके 24 दिसंबर से पहले आप ऑफ़र का फ़ायदा उठा सकते हो। सारे एग्ज़ाम्स के मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, आने वाले आरपीएफ हैं, एएलपी, सभी एग्ज़ाम्स के लिए एक बार पास ले ले तो आपको पास प्रो में प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट सहित अटेम्प्ट करने का मौका मिलेगा। मिलते हैं नए वीडियो में, बाय बाय।